नमस्कार दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्र में आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू इसके अपलोड कर दिए गए हैं। अब आप लोगों को पार्ट थ्री में मीटरों के बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एमीटर की। एमीटर, ठीक है दोस्तों। एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली करंट की गणना की जाती है, ठीक है। तो अब इस एमीटर की विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, ठीक है। क्या इसकी कोई माप सीमा भी बढ़ा सकते हैं, माप सीमा बढ़ाते हैं तो वो किस प्रकार से बढ़ाते हैं, इसके द्वारा मिलने वाली जो माप होती है क्या वो यथार्थता के साथ अपने को प्राप्त होती है। तो उन्हीं चीजों पे हम लोग अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। अब पहले बात करते हैं कि एमीटर होता क्या है। तो ध्यान रखना, किसी भी परिपथ की या उपकरण की धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, किसी भी परिपथ की या उपकरण की धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके संयोजन की कि ये परिपथ में जब लगता है तो इसका क्रम कौन सा होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एमीटर का जो संयोजन होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एमीटर का जब भी संयोजन किया जाएगा तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। उपकरण के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा, सप्लाई सोर्स के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखो, श्रेणी क्रम में ही संयोजित करने का कारण क्या है, क्यों इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अगर गलती से इसको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो इस एमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अपने को ये भी ध्यान रखना है कि एम्पीयर मीटर जो होता है, इसकी कॉइल जो होती है वो मोटे तार की कम लपेट वाली, ठीक है, मोटे तार की कम लपेट वाली, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका कम होता है। यदि इस उपकरण को आप लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हो तो उस दौरान मोटे तार की खासियत होती है कि इसके अंदर से करंट अधिक बहती है। लेकिन समांतर में जब किसी भी युक्ति को संयोजित किया जाता है, सप्लाई सोर्स के साथ समांतर क्रम में जब भी किसी भी युक्ति को जोड़ा जाएगा तो वहां पर यह देखा जाता है कि उपकरण जो हम लोग उसके साथ समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं, जो सप्लाई सोर्स के साथ समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं, क्या वह उपकरण दी जाने वाली पूरी वोल्टेज को सहन कर जाएगा। दी जाने वाली वोल्टेज को सहन कर सकेगा। अगर ये दी जाने वाली वोल्टेज को सहन नहीं कर सकता तो हम लोग इसका संयोजन समांतर क्रम में संयोजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित होता है। और श्रेणी क्रम में संयोजित करने का कारण ये है कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, तार मोटा होता है, लपेट संख्या कम होती है, जो दी जाने वाली सप्लाई को सहन नहीं कर पाती। और जब दी जाने वाली सप्लाई को सहन नहीं कर पाती तो अपना उपकरण जो होता है वो जल जाता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एम्पीयर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरी चीज, परिपथ की और उपकरणों की करंट अगर अपने को मापनी है तो उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करके ही इसकी करंट को मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये आप लोगों को। चलो, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि एक एम्पीयर मीटर अपने पास है, उस एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाई जा सकती है क्या। तो देखो, एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाना, एमीटर की माप सीमा बढ़ाना। देखो दोस्तों, याद रखना, एम्पीयर मीटर की जब भी माप सीमा बढ़ाई जाती है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम लोगों ने डीसी परिपथ पढ़े थे,
जब डीसी परिपथ पढ़े थे, श्रेणी समांतर परिपथ पढ़े थे, तब हम लोगों को पता चली थी कि श्रेणी क्रम में जब किसी भी कंपोनेंट को संयोजित किया जाता है या अनेक उपकरणों को एक साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनकी करंट समान रहती है, और जब उन उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहां पर हम लोग ये चीज देखते हैं कि उस परिपथ में बहने वाली करंट जो होती है वो सभी उपकरणों की समान रहती है, ठीक है। और जब हम लोगों ने समांतर संयोजन पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब उपकरणों का समानांतर संयोजन बनाया जाता है तो वहां पर उनका टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और परिपथ की करंट जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो अब अगर हमारे को एम्पीयर मीटर की मैक्सिमम बढ़ानी हो तो उस दौरान भी अपने को बस इन्हीं चीज बातों का ध्यान रखना है कि जब भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, एमीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, यदि उसके साथ हम लोग समांतर क्रम में कोई अन्य कुंडली जोड़ देते हैं, ठीक है, या अन्य कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वहां पर उस मीटर की माप सीमा बढ़ जाती है। किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है, ये बताते हैं आप लोगों को। तो मान लेते हैं अपने पास दो तरह के परिपथ है, तो यहां पर मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस केवल और केवल एमीटर कॉइल का, एमीटर कॉइल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया एमीटर कॉइल का। परिपथ में मैं यहाँ पर वोल्टेज दे रहा हूं 100 वोल्ट, मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 5 ओम है। अब जब मैं यहाँ पर इस परिपथ की करंट की बात करूं तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में इस मीटर के द्वारा 20 एम्पीयर की करंट को मापा जाता है। करंट जो आएगी वो कैसे आएगी दोस्तों, ध्यान रखना, I बराबर फॉर्मूला होता है अपना V अपॉन R। तो वोल्टेज दे रखी है 100, रेजिस्टेंस दे रखा है 5, तो यहाँ पर आने वाली जो करंट है उसका मान हो गया कितना, 20 एम्पीयर, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसकी माप सीमा किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि यदि इस प्रतिरोधक के साथ या इस कॉइल के साथ समांतर क्रम में एक अन्य प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो इस परिपथ की कुल करंट जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पहली स्थिति में स्टेप फर्स्ट में जो करंट आ रही है अपने पास उसका मान कितना है, 20 एम्पीयर। अब मान लेते हैं कि इसकी माप सीमा अपने को बढ़ानी है, ठीक है। जब माप सीमा अपने को बढ़ानी है तो मैंने कह दिया, मैंने अभी जस्ट कहा था कि इसके समांतर क्रम में यदि मैं कोई रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो रेजिस्टेंस लगाते इस परिपथ की करंट बढ़ जाती है। अपने पास वोल्टेज जो आ रही है वो पहले वाली स्थिति रखेंगे, ठीक है, पहले का जो रेजिस्टेंस है उसका एज अपनी जगह रखेंगे। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके साथ एक प्रतिरोध और संयोजित कर दिया, उस प्रतिरोध की वैल्यू इससे भी कम ले ली, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके साथ जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाएगा ये प्रतिरोध शंट प्रतिरोध के नाम से जाना जाए, शंट प्रतिरोध के नाम से, ठीक है। तो शंट प्रतिरोध लगा दिया। अब लगाने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एम्पीयर मीटर है, ये जो एम्पीयर मीटर हम लोग काम में ले रहे हैं, क्या इस एम्पीयर मीटर की माप सीमा पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वह पहले वाली स्थिति में इस पूरे परिपथ में या इस सर्किट में एम्पीयर मीटर जो लगा हुआ था उसके द्वारा 20 एम्पीयर दर्शाई गई थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लोगों ने इसके साथ समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध संयोजित कर दिया तो शंट प्रतिरोध संयोजित करने के बाद में क्या इस परिपथ की करंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर पड़ता है तो वो किस प्रकार से पड़ता है और अगर नहीं पड़ता तो वो क्यों नहीं पड़ता, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, अब अपने को पता है कि जब समानांतर संयोजन हम लोगों ने पढ़े थे तो वहां पर एक फॉर्मूला आता था कि IT जो रहेगी वो अलग अलग भुजाओं में बहने वाली करंट जो रहेगी उनके योग के तुल्य होगी। तो मैं ये मानता हूं कि जब मैंने यहाँ पर इसको सप्लाई के साथ संयोजित किया, दोनों टर्मिनलों को सप्लाई के साथ संयोजित किया तो सप्लाई सीधा इधर से पहुंचा। पहली वजह इसकी ये हो गई तो I1 यहाँ निकल जाएगी और I2 यहाँ निकल जाएगी। अब सप्लाई सोर्स की जब भी बात की जाती है, समांतर संयोजन की जब भी बात की जाती है, तो यहाँ पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि समानांतर संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान सभी उपकरणों के लिए समान रहता है। या फिर मैं कहूं कि मैं अभी एक एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर जब इस एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाऊंगा तो उस दौरान इसकी कॉइल जो रहेगी वो वोल्टेज को सहन करेगी और दोनों की वोल्टेज जो रहेगी दोनों कॉइलों की वो वोल्टेज समान रहेगी। तो पहली स्थिति में अपने पास यहाँ 20 एम्पीयर आ रही थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी मुख्य भुजा होगी क्या वहां पर इसकी करंट कैपेसिटी बढ़ती है। तो करंट कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं I1 बराबर V बटा R1। वोल्टेज की 100, R1 की वैल्यू कितनी है
वही 5, तो यहाँ पर करंट जो आ रही है वो कितनी हो गई 20 एम्पियर। अब I2 की बात करें तो V अपॉन R2, वोल्टेज कितनी है अपनी वही 100, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो जब इसका भाग इसमें लगाया जाएगा तो 25 एम्पियर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो इधर से 20 एम्पियर करंट जा रही है, इधर से 25 एम्पियर करंट जा रही है। अब मैं यहाँ इस नोड पॉइंट पे हूं, तो यहाँ इस नोड पॉइंट की बात करूं तो 20 एम्पियर इधर और 25 एम्पियर इधर जा रही है, तो इसका मतलब इस मुख्य भुजा के अंदर से बहने वाली करंट कैपेसिटी कितनी है, तो वो इस मुख्य भुजा के अंदर से बहने वाली करंट जो रहेगी उसमें ये 25 एम्पियर और ये 20 एम्पियर दोनों का योग होगा। तो इसका मतलब इस परिपथ की टोटल करंट जो रहेगी IT बराबर 25 प्लस 20 बराबर 45 एम्पियर। तो अब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक शंट प्रतिरोध संयोजित किया, तो शंट प्रतिरोध संयोजित करते ही परिपथ की कुल करंट के मान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से एक एम्पीयर मीटर जो होता है उसकी माप सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों ने शंट प्रतिरोध लगाया, इस शंट प्रतिरोध को RSH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी चीज, इस शंट प्रतिरोध के अंदर बहने वाली जो करंट रहेगी उसको ISH के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और जो पहले से अपने पास उपकरण के अंदर जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को हमेशा RM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके अंदर बहने वाली जो पहले वाली करंट थी उसको IM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक एमीटर जो होता है उसकी माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एम्पीयर मीटर की जब भी माप सीमा बढ़ानी हो तो अपने को एक शंट प्रतिरोध लगाना होता है। शंट का मतलब होता है जो पहले प्रतिरोध लगा हुआ है या पहले जो कॉइल लगी हुई है उसके समांतर क्रम में एक और दूसरी कॉइल संयोजित कर देना, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग डाल सकते हो। देखो दोस्तों, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के द्वारा उस माप सीमा को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है। तो अपना क्वेश्चन है, यदि किसी मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है और वह 1 एम्पीयर विद्युत धारा दर्शा रहा है, तो इस यंत्र की माप सीमा 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। कहने का मतलब क्वेश्चन अपना ये बोल रहे हैं कि अपने पास एक मूविंग कॉइल यंत्र जिसका आंतरिक रेजिस्टेंस जो है उसका मान कितना है 3 ओम, और वह 1 एम्पीयर की विद्युत धारा दर्शा रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अपने को पहले दिया हुआ होता है वो हमेशा मीटर का रेजिस्टेंस होता है। जो अपने को पहले दिया हुआ होता है वो क्या होता है अपना मीटर का रेजिस्टेंस। तो यहां लिख लेते हैं अपन, दिया हुआ है पहला मीटर का रेजिस्टेंस जिसको RM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया अपना 3 ओम, ठीक है। विद्युत धारा जो आ रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे IM से, उसका मान हो गया कितना 1 एम्पीयर। अब क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि इसकी माप सीमा बढ़ा करके अपने को 10 एम्पीयर तक का करना है। तो जब 10 एम्पीयर की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये अपने को क्या दे रखी है कुल करंट, तो कुल करंट का मान कितना करना है अपने को 10 एम्पीयर। अब यहाँ अपने से पूछा है कि आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। तो देखो यहाँ करंट की बात करें तो करंट में कितने गुणे का फर्क है 10 गुना, और करंट जो बढ़ी है उसका मान कितना है 9 एम्पीयर, ठीक है। करंट जो बढ़ी है वो 10 गुना बढ़ी है, करंट का जो मान बढ़ा है वो कितना करना है अपने को 9 एम्पीयर। भाई शंट प्रतिरोध की बात करें तो इसको समझने के लिए एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम अपना कुछ यूं रहेगा, अब यहां पर बात करते हैं कि अपने को दे रखा है पहले कॉइल यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 3 ओम। तो ये हो गया मेरा RM, मतलब मीटर का जो कॉइल है कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा दर्शा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो संकेतक बना हुआ है उसके द्वारा जो करंट दर्शाई जा रही है उसका मान कितना हो गया 1 एम्पीयर, ठीक है। अब अगली स्थिति में अपने को बोल रहे हैं कि इस यंत्र की माप सीमा 10 एम्पीयर करनी है। अब 10 एम्पीयर की बात करें तो देखो मैंने पहले शंट प्रतिरोध को यहाँ से हटा दिया, तो इस पूरे परिपथ की करंट की अगर बात करूं तो पहले वाली स्थिति में कितनी है 1 एम्पीयर। अब यहाँ पर इसकी माप सीमा मेरे को 10 एम्पीयर करनी है या अपने को 10 एम्पीयर बढ़ानी है, तो उस दौरान यहाँ पर लगे हुए शंट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं कि ये शंट प्रतिरोध जो होगा उसका मान कितना होगा। भाई इस शंट प्रतिरोध को आप लोग यहाँ लगाओगे तभी तो इस पूरे परिपथ की करंट जो होगी वो 10 एम्पीयर होगी।
तभी तो वो करंट 10 एम्पियर होगी। अब 10 एम्पियर करंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस शंट प्रतिरोध की कैलकुलेशन अपने से पूछिए। तो दोस्तों ध्यान रखना एक चीज कि जब वोल्टेज की बात की जाती है, अब यहाँ पर अपने को वोल्टेज सोर्स नहीं दे रखा है कि कितनी वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि जब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो Vm बराबर मतलब मीटर जो पहले बना हुआ है उसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी। तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप के लिए अपने को सूत्र पता है कि V बराबर I इंटू R होता है। अब यहाँ पर R की बात करें तो रेजिस्टेंस भी मीटर का, ठीक है, और करंट जो बह रही है वो भी मीटर की। तो यहाँ इसके द्वारा अपने को वोल्टेज का पता लग जाएगा। तो वोल्टेज की बात करें तो करंट 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, तो कुल वोल्टेज अपने पास आ गई कितनी 3। कुल वोल्टेज अपने पास कितनी आई 3। अब मैं अगर बात करूं तो देखो शंट प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। शंट प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो शंट एक तरीके से इस रेजिस्टेंस के साथ समांतर करंट के अंदर से किया गया है। और हम लोगों ने समानांतर के नियम, समानांतर संयोजन में यही चीज पढ़ी थी कि समानांतर में जितने भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं उनकी सबकी वोल्टेज एक समान होती है। तो इस पूरे परिपथ की जो वोल्टेज रहेगी उसका मान कितना हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ 3 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में जो करंट का डिफरेंस आ रहा है वो कितना हो रहा है। कि जब परिपथ में यहाँ 10 एम्पियर मैक्सिमम बढ़ाने की बात कह रहा है तो 10 एम्पियर करंट यहाँ है। इस परिपथ में यदि 1 एम्पियर करंट जा रही है तो इस शंट प्रतिरोध के अंदर कितनी करंट बहेगी। तो इस शंट प्रतिरोध के अंदर जो करंट बहेगी उसका मान हो जाएगा कितना। इस टोटल करंट में से यदि इस करंट को घटा दूं तो इस परिपथ के अंदर जाने वाली करंट बच जाएगी। इसका मतलब आई की अगर मैं बात करूं तो कुल करंट तो हो गई अपनी 10 एम्पियर। अगर मैं इसके अंदर से, अगर मैं इस करंट के अंदर से IM मतलब इस मीटर के अंदर जाने वाली करंट को घटा दूं तो मेरे पास क्या शंट की करंट आएगी, ठीक है। तो देखते हैं 10 एम्पियर कुल करंट थी और उसके अंदर से जो परिपथ है अपना मीटर जो लगा हुआ है परिपथ में उसके अंदर बहने वाली करंट जो 1 एम्पियर, तो शंट के अंदर जाने वाली करंट का मान कितना हो गया 9 एम्पियर। तो इसका मतलब इस परिपथ के अंदर जाने वाली जो करंट है या इस रास्ते के अंदर जाने वाली जो करंट है उसका मान हो गया कितना 9 एम्पियर। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर अपने पास शंट की करंट आ गई। जब शंट की करंट अपने पास आ गई तो क्या इसकी वोल्टेज भी अपने को दे रखी है क्या। तो सीधे तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल सकती है मेरे पास। तो RSH बराबर V अपॉन ISH, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी 3 और इसके अंदर बहने वाली करंट का मान कितना 9। तो यह आपस में कट गया 1/3। अब जब इसका भाग इसमें दिया जाएगा तो उस दौरान अपने पास जो शंट प्रतिरोध की वैल्यू आएगी वो आएगी। तो देखो दोस्तों अपन भाग देते हैं इसमें। जब 3 का भाग 1 में देते हैं तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या लग गया दशमलव लगते ऊपर की तरफ 1 0। अब तो 3 का भाग इसमें जाएगा तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9। तो ये क्रम इस पे लगातार चलता रहेगा। तो इसका मतलब 3 के ऊपर 12 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस शंट प्रतिरोध की जो वैल्यू है उसका मान कितना आ गया अपने पास 0.33, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अपना एमीटर चल रहा था। एमीटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एमीटर जो होता है वो किस तरीके से विद्युत धारा की गणना करता है, ठीक है। एमीटर जो रहता है अपना उसमें उसको परिपथ में संयोजित करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से ये अपना पाठ्यांक जो होता है उसको दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि इस एम्पीयर मीटर की मात्रा हमारे को बढ़ानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसके साथ एक शंट प्रतिरोध संयोजित करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है, ठीक है। उस शंट प्रतिरोध को यहाँ पर गुणक या मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि एमीटर जो होता है, क्या इस एमीटर को हम लोग एम्पीयर मीटर के स्थान पर वोल्ट मीटर के रूप में भी यूज में ले सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कि एक एम्पीयर मीटर जो होता है अपने पास उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको वोल्ट मीटर के तौर पे कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। हम लोग बात करेंगे एमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना। एमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना आज का टॉपिक रहेगा अपना ये।
तो देखो दोस्तों, एमीटर के बारे में ये कहा जाता है कि एम्पीयर मीटर जो होता है उसके द्वारा विद्युत धारा की गणना की जाती है, और ये हमेशा स्रोत के साथ या उपकरण जो रहता है उसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यदि इस एम्पीयर मीटर को गलती से हम लोग समांतर क्रम में संयोजित कर दे तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि एम्पीयर मीटर को वोल्ट मीटर बिना बनाए अगर डायरेक्ट हम लोग परिपथ में इसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उस दौरान एम्पीयर मीटर का रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसके अंदर से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा बहेगी, और विद्युत धारा बहने के कारण इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा, कुंडली जो रहेगी, उसके जलने के चांस पूरे बन जाएंगे। हो सकता है अपना एम्पीयर मीटर जल भी है। अगर धारा का मान अधिक रहेगा तो एम्पीयर मीटर जल जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमारे को यदि ये कहा जाए कि इस एम्पीयर मीटर को यदि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमारे को क्या परिवर्तित करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी इसको इस वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस दौरान अपने को निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली शर्त तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि इस एम्पीयर मीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात आती है तो रेजिस्टेंस एम्पीयर मीटर का कब बढ़ेगा, कि कौन सा संयोजन एमीटर के रेजिस्टेंस के साथ कौन सा संयोजन बनाया जाए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब हम लोगों ने सीरीज संयोजन पढ़ा था तो वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि जब भी रेजिस्टेंस का श्रेणी संयोजन बनाया जाता है तो उसका कुल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी इस एम्पीयर मीटर का रेजिस्टेंस यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमारे को एमीटर के साथ सीरीज क्रम में उच्च मान का रेजिस्टेंस संयोजित करना पड़ेगा। तो उच्च मान का रेजिस्टेंस श्रेणी में संयोजित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब उच्च मान का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इससे परिपथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब भी उच्च मान का रेजिस्टेंस परिपथ के साथ या एम्पीयर मीटर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो उस दौरान इनकी वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इस पूरे परिपथ की करंट जो रहेगी वो समान रहेगी, लेकिन वोल्टेज जो रहेगी, वोल्टेज ग्रहण करने की क्षमता जो रहेगी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि V बराबर होता है I into R। तो देखो दोस्तों, श्रेणी संयोजन रहेगा तो वहां पर करंट जो है ये अपनी परिपथ में समान रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जब अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा तो इस रेजिस्टेंस के आधार पर ही प्रत्येक इक्विपमेंट्स की वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, अलग अलग। जब वोल्टेज ड्रॉप इनकी अलग अलग रहेगी तो श्रेणी संयोजन में हम लोगों ने पढ़ा है कि श्रेणी संयोजन जो रहेगा उस श्रेणी संयोजन के अंतर्गत हमेशा टोटल वोल्टेज की अगर बात की जाती है, टर्मिनल वोल्टेज की हमेशा बात की जाती है, तो उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनके सबके वोल्टेज ड्रॉप के योग के तुल्य आती है। अब पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही मीटर था, एमीटर था, एमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसी के साथ उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने जब उसके साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस और संयोजित कर दिया तो श्रेणी क्रम में जैसे कि रेजिस्टेंस संयोजित किया तो रेजिस्टेंस संयोजित करते ही उसकी अपनी खुद की भी क्या आ गई, वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो जब वोल्टेज की बात करते हैं तो इन दोनों इक्विपमेंट्स की, मतलब जब पहले हम लोगों ने एक एम्पीयर मीटर लगा रखा था और उसके साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस संयोजित कर दिया तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो की जाने वाली वोल्टेज ड्रॉप होगी वो इस टोटल टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अब इस परिपथ में यदि मैं वोल्टेज का मान और बढ़ा दूं तो भी ये आसानी से सहन कर जाता है। कहने का मतलब कुल मिला के एक एम्पीयर मीटर के साथ एक उच्च मान का रेजिस्टेंस संयोजित करते ही पूरे परिपथ की वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है या फिर उसकी वोल्टेज वैल्यू जो होती है वो सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि एम्पीयर मीटर जो होता है क्या वो वोल्ट मीटर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस समय ये अपने को ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग कुछ मान का रेजिस्टेंस परिपथ में एम्पीयर मीटर के साथ संयोजित कर देते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर इसका कुल वोल्टेज मान बढ़ जाता है और कुल वोल्टेज मान बढ़ने के साथ ही
इसका प्रयोग आप लोग एक वोल्टमीटर के तौर पे भी कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी एम्पीयर मीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा इस एम्पीयर मीटर के साथ श्रेणी क्रम में कुछ मान का रेजिस्टेंस संयोजित करना पड़ेगा। अपने को ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब देखो दोस्तों, हमेशा आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कुछ ये रहता है कि हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगाया है, श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगा होता है, उस श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? कि भाई जब एक एम्पीयर मीटर होता है उसको वोल्टमीटर में परिवर्तित करना होता है तो उसके साथ एक श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक कॉइल लगाते हैं। तो उस श्रेणी क्रम में लगी हुई कॉइल को हमेशा क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, उसको मल्टीप्लायर प्रतिरोधक कहा जाता है, या फिर उसको आप लोग कह सकते हो वोल्टमीटर गुणांक। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो लगा हुआ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस या इंडक्टिव कॉइल, श्रेणी क्रम में लगा हुआ रेजिस्टेंस या इंडक्टिव कॉइल मल्टीप्लायर प्रतिरोधक या वोल्टमीटर गुणांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि जब भी एक एम्पीयर मीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है तो उसके साथ श्रेणी क्रम में जो उच्च मान का रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उस उच्च मान के रेजिस्टेंस को हमेशा मल्टीप्लायर प्रतिरोधक या वोल्टमीटर गुणांक कहते हैं। देखो दोस्तों, अब एमिटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या हो सकता है? तो मुख्य रूप से चार चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पहला, नॉट। पहली चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि अपने से ये पूछा जाए कि एक एम्पीयर मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज अपने से ये पूछी जाए कि आदर्श एम्पीयर मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरा, कभी कभार अपने से पूछा जाता है, पिछली बार डीएमआरसी में भी आया था, तो वो क्वेश्चन अपना ये था कि एक आदर्श एम्पीयर मीटर जो होता है या सप्लाई एमीटर सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और अपने से ये पूछा जाए कि आदर्श एमीटर सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अपने को ये चार चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, लिख देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहली लाइन अपने को याद रखनी है, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, पहली लाइन अपने को ये ध्यान रखनी है। इसके साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि एक आदर्श एमीटर जो होता है, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, दो लाइन तो अपने को याद रखनी है। इसके अलावा यदि अपने से ये पूछा जाए कि एमीटर सोर्स जो होता है, एमीटर सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, एमीटर सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध तो ये अपने को ध्यान रखना अधिकतम होता है। ठीक है, और इसके साथ ही अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये रखना है कि आदर्श एमीटर सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। आदर्श एमीटर सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध तो ये होता है दोस्तों अनंत।
चार लाइन अपने को याद रखनी है कि एक एमीटर जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध तो क्या होना चाहिए, कम। आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा तभी तो उसके अंदर अधिकतम धारा बहेगी, ठीक है। और आदर्श एमीटर, अब आदर्श एमीटर की बात करें तो देखो आदर्श एमीटर कौन सा होता है, तो आदर्श एमीटर के लिए ध्यान रखना, आदर्श का मतलब होता है जहां पर लॉसेज जीरो होती है, जहां पर लॉसेज क्या हो, जीरो। तो देखो आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है हमेशा क्या होता है, शून्य। भाई ये अगर शून्य है तो आदर्श एमीटर के द्वारा जो करंट दर्शाई जाएगी उसका मान क्या होगा, इसके अपोजिट अनंत, ठीक है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में तीसरा अपने को पूछा है कि एमीटर सोर्स, एमीटर सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर सोर्स जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम होता है। और आदर्श एमीटर सोर्स की बात करें, आदर्श एमीटर सोर्स की बात करें तो उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चार लाइनें, तो ये चार लाइनें अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें जो पूछा जाता है अपने से वो ये एमीटर जो होता है ये कौन सा प्रकार का यंत्र होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों एमीटर जो होता है वो मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र होता है, एमआई टाइप का यंत्र होता है, ठीक है। और इसके अलावा अपने से पूछा जाता है कि एम्बियर मीटर जो होता है, एम्बियर मीटर एमआई टाइप यंत्र। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एम्पियर मीटर जो होता है उसको परिपथ में किस कलम से संयोजित करते हैं, तो ध्यान रखना संयोजन जो होता है इसका वो हमेशा श्रेणी में होता है। अब कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि श्रेणी में किसके, तो ध्यान रखना इक्विपमेंट जो होते हैं, अपने उपकरण जो होते हैं, उपकरण के साथ श्रेणी में होता है, ठीक है। तो ये अपने को मेन चीजें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम लोगों ने एक चीज देखी, अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एमीटर। तो एमीटर से संबंधित देखो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि परिपथ जब एम्पियर मीटर को संयोजित किया जाता है तो उसका कुल परिपथ पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो दोस्तों आप लोगों ने एक प्रभाव का नाम सुन रखा होगा जिसको कहते हैं लोडिंग प्रभाव, जिसको क्या कहते हैं, लोडिंग प्रभाव। तो लोडिंग प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लोडिंग प्रभाव। देखो दोस्तों लोडिंग प्रभाव का मतलब होता है कि जब भी किसी भी इक्विपमेंट्स को हम लोग किसी भी राशि की गणना करने के लिए परिपथ के साथ संयोजित करते हैं तो उस इक्विपमेंट में या उस मापक यंत्र में अपना खुद का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण से परिपथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं बात करूं अभी कि मेरे पास एक परिपथ बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल परिपथ बना हुआ है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है। और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 200 ओम है, ठीक है। और मेरे पास सप्लाई सोर्स है, मान लेते हैं यहां से मेरे पास 100 वोल्टेज सप्लाई आ रही है। अब मैं इस परिपथ की करंट ज्ञात करने के लिए इसके साथ एक एम्पियर मीटर संयोजित करता हूं। तो एम्पियर मीटर संयोजित करने के लिए मैंने अभी जस्ट जो वीडियो बनाया उसके अंदर यही बताया था कि जब भी किसी भी इक्विपमेंट्स की किसी भी उपकरण की यदि करंट अपने को नापनी होती है तो हम लोग एक एम्पियर मीटर संयोजित करते हैं। एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एम्पियर मीटर इसके साथ संयोजित कर दिया। अब देखो यहाँ पर जब अपन प्रारंभिक स्तर पे देखते हैं तो उस दौरान अपने पास इस परिपथ की जो करंट की मैं बात करूं तो मान लेते हैं परिपथ में करंट जो बह रही है I बराबर हो गई V अपॉन R। तो वोल्टेज का मान दे रखा है 100 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 200। इसका मतलब 0.5 एम्पीयर करंट बह रही है, 0.5 एम्पीयर करंट बह रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस इक्विपमेंट्स को इस एम्पीयर मीटर को इस उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करता हूं तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध कम होता है। तो जब इसका प्रतिरोध मान कम होता है तो मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस जो था वो हम लोगों ने मान लिया 2 ओम। कितना, 2 ओम। जब मैं यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस मानता हूं तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो करंट आएगी क्या वो एक्चुअल में यही आएगी क्या इसमें कुछ कमी
नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मैंने इस एम्पीमीटर को यहाँ संयोजित किया तो इस पूरे परिपथ में जो पहले रेजिस्टेंस, पहली स्थिति में पहले जो रेजिस्टेंस था वो 200 ओम था, लेकिन जैसे ही मैंने इस एम्पीमीटर को इस परिपथ के साथ संयोजित किया तो संयोजित करते ही दूसरी स्थिति में रेजिस्टेंस का मान 202 ओम हो गया। तो अब मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों, जब मैं यहाँ पर इस परिपथ की अब करंट ज्ञात करने के लिए जब मैं एम्पीमीटर यहाँ पर संयोजित कर रहा हूँ तो इसका जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा? क्या इसके द्वारा इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस मान नहीं बढ़ेगा? तो जब इस रेजिस्टेंस की मैं गणना करता हूं तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 202 ओम हो जाता है। और जब 202 ओम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसकी करंट वैल्यू निकालता हूँ तो करंट मान में कुछ ना कुछ गिरावट उत्पन्न हो जाती है। और जो करंट मान में गिरावट उत्पन्न हो रही है वही एक तरीके से इस एम्पीयर मीटर का लोडिंग प्रभाव होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी भी इक्विपमेंट्स को, किसी भी उपकरण की राशि मापने के लिए, जैसे वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं, करंट की बात करूं तो करंट नापने के लिए एम्पीयर मीटर लगाते हैं, ठीक है, और पावर नापने के लिए वाटमीटर काम में लेते हैं। जैसे ही हम लोग उन उपकरणों का प्रयोग, उपकरण जैसे ही हम लोग उन इक्विपमेंट्स का उपयोग उपकरणों की गणना करने के लिए काम में लेते हैं या उनके साथ संयोजित करते हैं तो संयोजन करते ही वहां पर उस परिपथ पे कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये उत्पन्न होने वाला प्रभाव ही अपना कौन सा प्रभाव कहलाता है? लोडिंग प्रभाव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अपने को ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जब एम्पीयर मीटर का प्रयोग हम लोग किसी भी परिपथ की करंट नापने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित करके करते हैं तो उस दौरान इस एम्पीयर मीटर के द्वारा जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और जब इसका रेजिस्टेंस मान बहुत कम होता है तो उस दौरान इसके द्वारा जो परिपथ पे प्रभाव पड़ता है वो नगण्य के बराबर पड़ता है। और जब नगण्य के बराबर ये प्रभाव पड़ता है तो इसको गणनाओं के अंदर काम में नहीं लिया जाता। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा आप लोगों को ये। तो अपना आज का टॉपिक था एमीटर, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे इक्विपमेंट्स की, जैसे अब अगला है अपना वोल्टमीटर। ठीक है।